हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लरस्ती साइंस। तो मोशन चैप्टर जो है फिजिक्स से हम 3 पार्ट पहले कर चुके हैं। आज हम 4th पार्ट करने वाले हैं और 4th पार्ट में जो हमारा टॉपिक है जो हम कवर करने वाले हैं वो है ग्रेविटी का। तो ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी इज ए फंडामेंटल इंट्रैक्शंस विच काज म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स दैट हैव मास। जिन जिन ऑब्जेक्ट का मास होता है उनके बीच में एक टाइप का जो है फोर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जिनका मास है उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करता है और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी बोलते हैं। तो ग्रेविटी क्या है? एक तरीके की फंडामेंटल इंट्रैक्शन है विच कॉज म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन ऑल द थिंग्स दैट हैव मास। जिन जिन ऑब्जेक्ट का मास है उनके बीच में है म्यूचुअल अट्रैक्शन जो शो करती है, उसको हम ग्रेविटी कहते हैं। अब हमें पता है कि फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? दो ऑब्जेक्ट का मास है, मान लो अर्थ है, अर्थ का मास हमने ME मान लिया और एक हमने ऑब्जेक्ट ले लिया उसका मास हमने M मान लिया। उनके बीच में जो डिस्टेंस है अर्थ के बीच में और उस ऑब्जेक्ट के बीच में वो RE जो है वो क्या है? उनके बीच में डिस्टेंस है। तो फोर्स जो होगा, हमने जैसे पढ़ा था कि फोर्स जो होता है वो क्या होता है? मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दोनों मास, एक तो अर्थ का मास और एक ऑब्जेक्ट का मास, दोनों मास की जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो F जो है किसके इक्वल होगा? GMEM अपॉन RE का स्क्वायर। ठीक है, RE क्या है? उनके बीच का डिस्टेंस है। G हमें पता है कि क्या आता है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं और जिसकी वैल्यू जो है 6.67 इंटू 10⁻11 होती है। तो ये फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। अब हम ग्रेविटी के लिए देखते हैं। ग्रेविटी के लिए जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू M इंटू जी होती है और जी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ग्रेविटी को रिप्रेजेंट कर रही है। जी की जो वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, ग्रेविटी क्या है? एक तरीके से ग्रेविटेशनल, जी जो है एक तरीके से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ठीक है, हमें पता है कि फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। और अगर कोई बॉडी अर्थ के रिस्पेक्ट में मूव कर रही है तो वहाँ पे जो है एक्सेलरेशन रिप्लेस हो जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। ठीक है, तो जी क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा और इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने ये फोर्स ले लिया ग्रेविटी की वजह से। अब दोनों के अंदर देखो फोर्स की वैल्यू है तो हम क्या करेंगे? इनको इक्वल पुट कर देते हैं। तो mg इक्वल कर दिया GMEM अपॉन RE का स्क्वायर। यहाँ से देखो ये वाला मास जो है ऑब्जेक्ट का मास, ये क्या करेगा? इस मास को कैंसिल आउट कर देगा और यहाँ से g की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? कैपिटल GME अपॉन RE का स्क्वायर। मतलब ME क्या होगा? मास ऑफ अर्थ, ये भी एक फिक्स वैल्यू है। और RE क्या होगा? उस ऑब्जेक्ट के बीच में और अर्थ के बीच में डिस्टेंस। तो G की वैल्यू है ये कैपिटल GME अपॉन RE के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये जो G है इसकी वैल्यू वेरी करेगी, ये वैल्यू फिक्स नहीं आएगी, ये वैल्यू वेरी करेगी डिस्टेंस के साथ, क्योंकि ये क्या है? RE के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो G है वो मिनिमम कहाँ पे होता है और मैक्सिमम कहाँ पे होता है। G की वैल्यू कहाँ पे मिनिमम होती है और कहाँ पे मैक्सिमम होती है? तो वैल्यू ऑफ G इज मिनिमम एट इक्वेटर एज मैक्सिमम एट पोल्स। जो इक्वेटर्स हैं, अर्थ के इक्वेटर होते हैं और पोल्स होती हैं, तो मिनिमम कहाँ पे होती है G की वैल्यू? इक्वेटर के ऊपर, और मैक्सिमम कहाँ पे होती है? पोल्स के ऊपर। जो पोल हैं अर्थ के वहाँ पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। एट H हाइट, अगर हम H हाइट के ऊपर देखें, जैसे कि ये हमारे पास अर्थ का सरफेस है, ठीक है, और इसके H हाइट, इस अर्थ के सरफेस से H हाइट पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो H हाइट के ऊपर है, अर्थ के सरफेस के ऊपर नहीं है, तो वहाँ पे G की वैल्यू क्या कैसे वेरी करेगी? जो G डैश होगा, नया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो किसके बराबर होगा? G इंटू 1-2h अपॉन RE के बराबर होगा। और H क्या है? हाइट है अर्थ के सरफेस से ऊपर की। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि G डैश की वैल्यू जो है जैसे जैसे हाइट बढ़ाते जाएंगे वैसे ही G डैश की वैल्यू क्या होती जाएगी? यहाँ पे कम होती जाएगी, क्योंकि ये 1 से माइनस करके वैल्यू यहाँ पे आएगी और फिर उसको G से हमें क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ पे G डैश, नया जो G की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? उससे
कम आएगी। यहाँ पे h इंक्रीज होगा तो g डैश की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर हम डेप्थ में जाते हैं, ठीक है, जैसे कि अर्थ का सरफेस है तो यहाँ पे h हाइट हमने ऊपर लिया है, वैसे ही हम देखें कि कोई ऑब्जेक्ट हम अर्थ के अंदर जाता है, इसके डेप्थ में जाता है, तो उसके लिए g की वैल्यू पे क्या चेंज होगा, तो यहाँ पे जो नया g डैश होगा वो किसके बराबर होगा, नया g डैश होगा अगर हम डेप्थ में जाते हैं h हाइट पे, तो वहाँ पे g डैश किसके बराबर होगा, g इंटू 1 माइनस एच अपॉन आर ई। तो यहाँ से देखो ये प्रूव हो रहा है कि वैल्यू जो है g डैश की वो कम होगी अगर हम डेप्थ में जा रहे हैं तो भी, लेकिन यहाँ पे देखो अगर हम हाइट पे जा रहे हैं तो वहाँ पे वैल्यू ज़्यादा कम होगी, और जब हम डेप्थ में जा रहे हैं तो वहाँ पे वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो इससे आगे हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। ठीक है, केपलर ने 3 लॉ दिए थे प्लेनेटरी मोशन के, जो प्लेनेट होते हैं, ग्रह होते हैं, और जो कि सन के चारों ओर रोटेट करते हैं, तो उसके लिए केपलर्स ने 3 लॉ ऑफ मोशन दिए थे। तो कौन से होते हैं वो 3 लॉ। सबसे पहले देखो क्या है, एवरी प्लेनेट मूव्स अराउंड द सन इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट। जो भी जितने भी प्लेनेट हैं वो सारे क्या करते हैं, बीच में क्या होता है, सन होता है, और उसके अराउंड जो है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करते हैं, मूव करते हैं, चक्कर लगाते हैं इसके चारों ओर, सन के चारों ओर। सेकेंड लॉ क्या है, एवरी प्लेनेट एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। जो एरियल वेलोसिटी होती है ना वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है, प्लेनेट है, वो यहाँ से मूव कर रहा है और इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है यहाँ से। दूसरी ओर अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, तो उसकी जो एरियल वेलोसिटी होती है ना, एक तरीके से जो एरिया कवर करके जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। मतलब सन के ज़्यादा क्लोज है अगर ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो ये वाला एरिया जो उसने कवर किया है मूव करके, ये वाला एरिया इस एरिया के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो सेकेंड लॉ क्या कहता है केपलर्स लॉ का, कि एवरी प्लेनेट एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। हर एक प्लेनेट की एरियल वेलोसिटी जो होती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। उसके बाद देखो थर्ड लॉ क्या है केपलर का, कि जैसे कि ये प्लेनेट मूव कर रहे हैं सन के अराउंड, तो उसने कोई टाइम लिया है, ठीक है, तो जो टाइम टेकन लिया है वो t है। ठीक है, तो t का स्क्वायर जो है r के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। r क्या है, एवरेज डिस्टेंस, कि टोटल उसने कितना एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल किया है टोटल मूव में, और कितना उसने टाइम लिया है, तो टाइम का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, उसके एवरेज डिस्टेंस के 3 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, टी स्क्वायर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा r की पावर 3 के। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक है आज का स्केप वेलोसिटी का। ठीक है, स्केप वेलोसिटी क्या होती है, जैसे कि कुछ होते हैं कुछ सैटेलाइट जो होते हैं वो, जैसे कि अर्थ है हमारे पास, तो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या है, मून है। ठीक है, कुछ सैटेलाइट क्या होते हैं, नेचुरल नहीं होते, कुछ मैन मेड होते हैं जो छोड़े जाते हैं, और उसके लिए जो है वेलोसिटी होती है एक स्केप वेलोसिटी जिसको बोलते हैं। और वो सैटेलाइट जो होते हैं वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं। वो क्या करते हैं, अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं ऑर्बिट में, बाहर ऑर्बिट में वो मूव करते हैं लॉन्च करने के बाद, और वो अर्थ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। तो उसको लॉन्च करने के लिए एक वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी से उसको स्केप किया जाता है, ऑर्बिट के अंदर छोड़ा जाता है। तो उसका हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है, स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, स्केप वेलोसिटी को v से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, और वो किसके बराबर होता है, अंडर द रूट 2g re क्या हो गया, अर्थ के लिए जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का, वो g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और 2 क्या है, एक कांस्टेंट है। तो स्केप वेलोसिटी की वैल्यू अंडर द रूट 2g re के बराबर होती है। एक होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसको स्केप करने के बाद वो अपने ऑर्बिट में मूव करता है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो यहाँ से सिर्फ 2 हट जाएगा, तो ऑर्बिट वेलोसिटी vo से डिनोट करेंगे, और वो किसके बराबर आएगी, अंडर द रूट g re के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों के अंदर स्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी दोनों में रिलेशन
क्या हुआ कि एस्केप वेलोसिटी जो है वो क्या है, √2 टाइम्स हो जाएगी ऑर्बिटल वेलोसिटी के। तो इस टाइप से दोनों के बीच में ये रिलेशन है। कई बार पूछ लिया जाता है कि ये इसके कितने टाइम्स होती है, और एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू जो है नियर अबाउट 11.2 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी की ये वैल्यू होती है। तो ये हमारा जो मोशन का चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। सारे जितने भी मेन टॉपिक्स थे इसके सारे हमने कवर कर लिए। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।